नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शिरीष के फूल से 75 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन है? सामान्य सा प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल क्या है, यानी जीवन काल क्या है? तो विकल्प है ए 1907 से 1987 ईस्वी, बी 1907 से 1979 ईस्वी, सी 1911 से 1977 ईस्वी या फिर डी 1911 से 2003 ईस्वी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1907 से 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ विकल्प है ए श्रावण पूर्णिमा को, बी श्रावण शुक्ला एकादशी को, सी कार्तिक पूर्णिमा को या फिर डी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी श्रावण शुक्ला एकादशी को। प्रश्न संख्या 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिताजी का क्या नाम था? विकल्प देखिए, ए हरमल द्विवेदी, बी अनमोल द्विवेदी, सी सत्येंद्र द्विवेदी, डी योगेंद्र द्विवेदी। सही जवाब होगा विकल्प बी अनमोल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विषय के प्राध्यापक रहे हैं? विकल्प है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी हिंदी। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है। विकल्प देखिए, ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का आदिकाल, सी हिंदी साहित्य का आरंभ, डी हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी हिंदी साहित्य का आरंभ। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास का क्या नाम है? विकल्प देखिए, ए चारुचंद्र लेख, बी पुनर्नवा, सी अनामदास का पोथा या फिर डी उक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी उक्त सभी। ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? विकल्प देखिए, ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी उपन्यास या फिर डी संस्मरण। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी उपन्यास। प्रश्न संख्या 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी की सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के कितने खंडों में संकलित है? विकल्प है 6, 8, 11 या फिर डी 13। सही जवाब होगा विकल्प सी 11 है। प्रश्न संख्या 10, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया था? विकल्प है ए भारती, बी विश्व भारती, सी भारत भारती या फिर डी वसुधा। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी विश्व भारती। प्रश्न संख्या 11, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी सेवा हेतु सन 1957 में किस अलंकरण से विभूषित किया गया था? विकल्प है ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी पद्मश्री या फिर डी ज्ञानपीठ सम्मान। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए पद्म भूषण से। प्रश्न संख्या 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? विकल्प देखिए, ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी महापुरुषों का सम्मान, डी आलोक पर्व। यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प डी आलोक पर्व। प्रश्न संख्या 13, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि प्रदान की थी? विकल्प है ए काशी विश्वविद्यालय, बी बनारस विश्वविद्यालय, सी प्रयाग विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 14 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके अनुरोध पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर सेवारत हुए थे? विकल्प है ए काशी विश्वविद्यालय के कुलपति,
बी बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति, सी प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति या फिर डी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति। तो सही जवाब होगा विकल्प डी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर सेवारत हुए थे। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? चारों विकल्पों में से कौन सा असंगत है आपको चयन करके बताना है। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी आधुनिक हिंदी साहित्य, सी हिंदी साहित्य का आदिकाल या फिर डी हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। यानी इन चारों में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी आधुनिक हिंदी साहित्य। प्रश्न संख्या 16, चारुचंद्र लेख नामक कृति की विधा क्या है? विकल्प देखिए, ए उपन्यास, बी निबंध, सी नाटक, डी समीक्षात्मक ग्रंथ। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए उपन्यास। चारुचंद्र लेखा नामक एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 17, विश्व भारती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? अभी इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए शांति निकेतन से। प्रश्न संख्या 18, आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प है ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी भारत भारती पुरस्कार या फिर डी पद्मश्री पुरस्कार। सही जवाब होगा यहाँ पर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 19 देखिए, शिरीष के फूल नामक निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? विकल्प है ए अशोक के फूल, बी कल्पलता, सी आलोक पर्व या फिर डी विचार और वितर्क। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी कल्पलता। प्रश्न संख्या 20, शिरीष के फूल निबंध किस शैली का निबंध है? विकल्प है ए व्यंग्यात्मक, बी भावात्मक, सी ललित निबंध या फिर डी समीक्षात्मक निबंध। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ललित निबंध। प्रश्न संख्या 21 देखिए, लेखक जहां बैठकर निबंध लिख रहा है वहां आसपास किसके पेड़ है? विकल्प है ए अमलतास के, बी गुलमोहर के, सी कर्णिकार के या फिर डी शिरीष के। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी शिरीष के। प्रश्न संख्या 22, जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ है। प्रस्तुत निबंध की शैली कौन सी? इस पंक्ति के आधार पर सबसे पहले हमें पाठ का चयन करना पड़ेगा, रचना का चयन करना पड़ेगा। तो ये पंक्ति शिरीष के फूल निबंध से ली गई है। अब आपको ये निश्चित करना है कि शिरीष के फूल निबंध की शैली कौन सी है। विकल्प देखिए, ए ललित शैली, बी व्यंग्यात्मक शैली, सी आलोचनात्मक शैली या फिर डी वर्णनात्मक शैली। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए ललित शैली। शिरीष के फूल निबंध ललित शैली में लिखित है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, जेठ की जलती धूप में धरती कैसी बन गई है? विकल्प है ए आग का गोला, बी निर्धूम अग्निकुंड, सी शीत अग्निकुंड, डी बर्फ का गोला। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी निर्धूम अग्निकुंड। प्रश्न संख्या 24, धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी उक्त संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली में कौन सा अलंकार है? विकल्प देखिए, ए रूपक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी मानवीकरण अलंकार या फिर डी विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 25, शिरीष के साथ किस पेड़ की तुलना नहीं की जा सकती है? विकल्प है ए गुलमोहर की, बी कर्णिकार की, सी आरगवद की, डी चंपा की। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी आरगवद की। प्रश्न संख्या 26, गर्मी में शिरीष का पेड़ किस से लद गया है? विकल्प है ए फूलों से, बी फलों से, सी पत्तों से या फिर डी शाखाओं से। सही जवाब होगा विकल्प ए फूलों से। प्रश्न संख्या 27 देखिए, आरगवद का पेड़ कितने दिनों के लिए फूलता है? अर्थात आरगवद के पेड़ पर कितने दिनों के लिए फूल लगते हैं? विकल्प है ए 8-10 दिन, बी 5-7 दिन, सी 10-15 दिन या फिर डी 15-20 दिन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 15-20 दिन। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पलाश का पेड़ कौन सी ऋतु में फूलता है? विकल्प है ए शीत ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी वसंत ऋतु में या फिर डी वर्षा ऋतु में। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी वसंत ऋतु में। प्रश्न संख्या 29 देखिए, आरगवद का 15 दिन के लिए लहक उठना किसे पसंद नहीं है? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी कालिदास को, सी कबीरदास को या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत को। तो ऐसा ही जवाब होगा विकल्प सी कबीरदास को। कबीरदास को आरगवद यानी अमलतास का 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं है। 30वां प्रश्न, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास,
यह पंक्ति किसकी है? विकल्प देखिए, ए कालिदास की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी कबीरदास की या फिर डी तुलसीदास की। तो यह सही जवाब होगा विकल्प सी कबीरदास की। प्रश्न संख्या 29 और 30 मिलते जुलते प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिए, दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया पलास, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? विकल्प है ए जीवन की सत्यता, बी जीवन की नश्वरता, सी जीवन की अभिलाषा या फिर डी जीवन की असारता। सही जवाब होगा विकल्प बी जीवन की नश्वरता। प्रश्न संख्या 32, दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया पलास निबंध में सप्रयोजन नियोजित कबीर की उक्ति की अन्य उक्ति क्या है? विकल्प है ए जीवन सुंदर है, बी जीवन नश्वर है, सी जीवन में आनंद आता है या फिर डी पलाश जीवन के समान है। सही जवाब होगा विकल्प बी जीवन नश्वर है। 31वां और 32वां प्रश्न दो तरीके से बताया गया है। मूलतः इसका एक ही जवाब है। पलाश के 15 दिन के लिए फूलने और उसके बाद में पुष्प रहित हो जाने की प्रक्रिया को जीवन की नश्वरता के साथ जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, ऐसे दुमदारों से लंडूरे भले कहावत का क्या आशय है? विकल्प है ए निष्प्रयोजनीय साधन संपन्न से सप्रयोजनीय साधनहीन श्रेष्ठ है, बी निष्प्रयोजन में साधन महत्वपूर्ण है, सी दुमदार कुत्ते की वास्तविक स्वामी सेवक भक्ति रखते हैं, विकल्प डी उपयुक्त सभी। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए निष्प्रयोजनीय साधन संपन्न से सप्रयोजनीय साधनहीन श्रेष्ठ है। यानी भले ही वह साधनहीन हो लेकिन अगर उसका कोई प्रयोजन है तो वो श्रेष्ठ होगा निष्प्रयोजनीय साधन संपन्न व्यक्ति की तुलना में। प्रश्न संख्या 34, शिरीष का पेड़ किस ऋतु में फूलना शुरू करता है? विकल्प देखिए, ए वसंत ऋतु से, बी ग्रीष्म ऋतु से, सी शीत ऋतु से या फिर डी वर्षा ऋतु से। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए वसंत ऋतु से। शिरीष का पेड़ वसंत ऋतु से फूलना शुरू करता है, यानी वसंत ऋतु से शिरीष के पेड़ पर फूल आने शुरू होते हैं। 35वां प्रश्न देखिए, शिरीष का पेड़ किस माह तक फूलों से लदा रहता है? विकल्प है ए चैत्र तक, बी वैशाख तक, सी ज्येष्ठ तक या फिर डी आषाढ़ तक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी आषाढ़ तक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम 35 प्रश्न ही देखेंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बाकी के 40 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।